गुड इवनिंग एवरीबॉडी। टुडे इज द रिवीजन क्लास ऑफ मैनेजमेंट। आज रिवीजन हम करेंगे मैनेजमेंट का, जो कि पहला मॉड्यूल का। ब्रीफली वी विल रिवाइज ऑल द थिंग्स। सो मैनेजमेंट क्या है, जो मेरी पार्कर फोलेट बोले हैं क्या, गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर पीपल। जो काम आप दूसरे से हासिल कर सकते हो, उस काम को अंजाम देने में जो जो कोशिश होते हैं उससे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। मेरी पार्कर फोलेट वो डेफिनेशन दिए हैं, लेकिन ये डेफिनेशन आज के जमाने में अप्लाई नहीं होता है। सो व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, जो कि प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ क्या है, प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का, डायरेक्टिंग करने का, कंट्रोलिंग एक्टिविटी, जो कि ये सब करके आप अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करते हो, गोल अचीव करते हो। एंड all the resources should be used effectively and efficiently, so that you can achieve the goal by planning, organizing, directing, controlling, staffing all the activity you have to do, and simultaneously आप क्या करते हो, अपना objective fulfill करते हो with a lesser cost, with a lesser time, with a lesser effort। उसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। Then what is the 5 M of management? Money, man, material, machinery, method. These are all 5 M of management. Then management is science and arts. As we already discussed, management को क्यों science बोलते हैं, arts बोलते हैं। Science क्या है, जो कि certain observation experiment से जुड़ा है, जो कि universally applied है, जो कि theory है, कुछ उसका कुछ assumption है। एंड आल्सो मैनेजमेंट का क्या है, कुछ थ्योरी है, कुछ प्रिंसिपल है और यूनिवर्सली अप्लाइड है। सो इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, साइंस भी बोलते हैं। आर्ट्स क्या है, आर्ट्स क्या है, जो कि सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। आप अपना नॉलेज को सिस्टमेटिकली अप्लाई करते हो और ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस करते हो और एक्सपीरियंस गेन करते हो, और क्रिएटिविटी जो जो इन्वॉल्व होता है और आपका नॉलेज इन्वॉल्व होता है आर्ट्स में। उसी तरह मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होता है, आपका जो प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व होता है, आपका जो नॉलेज भी इन्वॉल्व होता है। सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, आर्ट्स भी बोलते हैं। सो मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट्स एज वेल एज साइंस। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग मतलब क्या है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव को सही समय फुलफिल कर सकते हो। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, स्केड्यूलिंग करते हैं, प्लानिंग कर, इसलिए पॉलिसी मेकिंग करते हैं। ये सब क्या आता है, प्लानिंग आता है। प्लानिंग का मतलब क्या है, रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर एन एक्शन और ए कोर्स ऑफ एक्शन इन एडवांस। आप कुछ ना कुछ चीजों को अगर पहले से ही सोचते हैं कि किस आधार से काम करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, by whom you can do the things। So planning is required in every kind of organization। then organizing का मतलब है तमाम जो resources है। resources मतलब क्या है, मेन resources है, material resources है, machinery resources है, human resources है। ये तमाम चीजों को इकट्ठा करके आप अपना organization का objective कैसे fulfill करते हैं, तमाम resources को इकट्ठा करके, वो क्या है, organizing बोलते हैं हमें। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग का मतलब क्या है, स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसमें से सही कैंडिडेट को हम रिक्रूटमेंट करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको प्लेसमेंट देते हैं, उसका ट्रेनिंग देते हैं, उसका अप्रेजल करते हैं, उसको कॉम्पेंसेट करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम स्टाफिंग बोलते हैं। देन डायरेक्टिंग में क्या है, उसको एक दिशा से लेना। आप अपने आप वर्कर को एक दिशा देंगे जो कि वो अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाएगा। दिशा कैसे दिया जा सकता है, डायरेक्टिंग कैसे किया जा सकता है, लीडरशिप में, मोटिवेशन में और कम्युनिकेशन में। आप अगर एक अच्छा लीडर हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका मोटिवेशन अच्छा है, तो आप इजीली डायरेक्ट कर सकते हो एम्प्लॉय को वर्क करने के लिए। देन कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, आपको जो प्लान किए, आपके प्लान के मुताबिक हर चीज हो रहा है या नहीं, एक्चुअली व्हाट यू प्लान, व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, वेदर देयर इज एनी गैप, उनमें गैप है, ज्यादा गैप है या कम गैप है, उस चीज को एंश्योर करने के लिए हम क्या करना चाहिए, हमें कंट्रोलिंग करना चाहिए। अगर कंट्रोलिंग नहीं करोगे तो अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम राइट डायरेक्शन में कभी भी नहीं आ पाएंगे। और एक एम्प्लॉय को जो कुछ भी गोल सेट किया उसके लिए, वो एक्चुअली क्या क्या, उन दोनों में अंतर है, क्या ज्यादा अंतर है या कम अंतर है, उसको जानने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंट्रोलिंग चाहिए। सो दीज आर ऑल 5 important functions of management।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो कि एक अहम क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देन लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं तीन लेवल: अपर लेवल दैट इज स्ट्रैटेजिक लेवल, मिडिल लेवल दैट इज टैक्टिकल लेवल, लोअर लेवल दैट इज ऑपरेशन लेवल। सो अपर लेवल में कौन आता है? सीईओ आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, सीएफओ आएगा। ये सब अपर लेवल, जो कि हाई लेवल मैनेजमेंट, जो कि स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखते हैं, अपर लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? जो कि हर एक डिपार्टमेंट का जो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट मैनेजर, हम उसको क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर तमाम जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो टास्क है वो एग्जीक्यूट करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है किसको? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन है? जो कि एक्चुअल वर्क करता है, एक्चुअल ऑपरेट करता है ऑर्गेनाइजेशन, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जिसमें हम बोल सकते हैं शिफ्ट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और टीम लीडर और फोरमैन। These are all can come under the lower level management. So एक ऑर्गेनाइजेशन को टॉप लेवल में, देन मिडिल लेवल में और लोअर लेवल में हम डिवाइड कर सकते हैं 3 लेवल में। सो अपर लेवल को हम स्ट्रैटेजिक लेवल भी बोल सकते हैं, मिडिल लेवल को हम टैक्टिक लेवल बोल सकते हैं, लोअर लेवल को ऑपरेशनल लेवल बोल सकते हैं। देन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये आपस में सेम है या डिफरेंट है? मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन आई थिंक वो डिफरेंट है। सो मैनेजमेंट क्या करता है? जो प्लान होगा किसका, जो पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसी लेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, क्या? मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करेगा। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड कहाँ पे यूज होता है? स्कूल में, कॉलेज में, डिफेंस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि रूल रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड है, वो वर्ड यूज करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो मैनेजमेंट है हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज करते हैं। सो जो पॉलिसी मेक करता है, जो रूल रेगुलेशन फ्रेम करता है, जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है, जो एक डायरेक्शन देता है ऑर्गेनाइजेशन को, जो रिसोर्सेस एलोकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है। मैनेजमेंट क्या क्या है? जो कि एग्जीक्यूट, जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पीपल, उनको एग्जीक्यूट करता है, और उनका जो पॉलिसी है उनको एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, एंड वो सारे रिसोर्सेस को कोऑर्डिनेट करते हैं, जो कि कौन है? मैनेजमेंट है। सो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट एंड मैनेजमेंट पार्ट, दैट इज टू डिफरेंट एंटिटी, दे आर नॉट सेम। सो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। क्यों मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन हम बोलते हैं? जैसे मेडिकल के लिए आप अगर डॉक्टर हो तो आप एमबीबीएस डिग्री होना जरूरी है। जैसे एक एडवोकेट के लिए आपको एलएलबी एलएलएम होना जरूरी है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के लिए आप आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट के अंडर में जो कुछ भी एग्जाम है उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। सो आपका नॉलेज होना जरूरी है, आपको स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है, आपको एक एजुकेशन होना जरूरी है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बनने के लिए क्या चाहिए? आप किसी भी आईएम या बी स्कूल और किसी भी मैनेजमेंट स्कूल से आप अध्ययन करके आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, सो आपको स्पेशलाइजेशन होगा, और आप एक एसोसिएशन से जुड़े होंगे। जैसे एक मेडिकल का बच्चा है और डॉक्टर है, वो इंडियन मेडिकल काउंसिल से जुड़ा है। जैसे इंडियन बार एसोसिएशन से एक एडवोकेट जुड़ा है। जैसे हर एक मैनेजमेंट भी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन उससे जुड़ा है। हर एक जो यहाँ पे मैनेजमेंट है वो एसोसिएट होते हैं, और उनका स्पेशलिस्ट नॉलेज होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, और वो क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन होगा। हर कोई वो क्वालिफिकेशन, वो स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं कर सकता, इसलिए हम मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन बोलते हैं। Then Henry Fell's 14 management principle. This is the most important so far in management. So 14 management principle क्या बोलता है? Division of work. Division of work का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर टास्क होगा तो बड़ा टास्क को छोटे छोटे में डिवाइड किया जाएगा, और स्पेशलाइज पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, वर्कर को टास्क दिया जाएगा, वो एक एक्टिविटी करेगा जिसमें उसको स्पेशलाइज मिल सके। उसे क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे जो हेनरी फेल है, जो कि 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल में ये पहला प्रिंसिपल है। द बैलेंसिंग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक वर्कर को अथॉरिटी के साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी दे दिए
रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिए या रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दिए और अथॉरिटी नहीं दी तो वो कभी अपना काम पूरा नहीं कर सकता। इसलिए अथॉरिटी के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना जरूरी है। देन डिसिप्लिन, ही शुड have the discipline, he should respect other, he should be punctual, he should be sincere whenever a worker should come to the organization, he should be abide by the rules and regulation of the particular organization. देन यूनिटी ऑफ कमांड, ये एक सबसे बेहतर प्रिंसिपल है जो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल का। यूनिटी ऑफ कमांड ये क्या बोलता है कि एक जो वर्कर होता है वो दो बॉस को कभी भी अकाउंटेबल नहीं होगा। वो हमेशा एक बॉस को ही आंसरेबल होगा, अकाउंटेबल होगा और उसको उत्तर देगा। वो 2 बॉस 3 बॉस ऐसे कभी भी उसका नहीं हो सकता। एक ही बॉस के लिए वो अकाउंटेबल है, क्वेश्चनेबल है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है चाहे हमारा और वर्कर का चाहे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन हम सब मिलजुल के हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑब्जेक्टिव को हम फुलफिल करेंगे। सो ऑल वर्कर्स आर यूनिटी डायरेक्टेड, मींस उनका जो गोल होगा क्या होगा, एक ही होगा। इसलिए क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सो चाहे आपका कुछ भी जनरल इंटरेस्ट, कुछ भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो, कुछ भी तुम्हारा ओन मोटिव हो, लेकिन हर एक का मोटिव जनरल होना चाहिए। इन जनरल वी हैव टू कंसिडर एवरीथिंग, नॉट इन द इंडिविजुअल। देन रेम्यूनरेशन, जो व्यक्ति जिस सैलरी का, जिस वेजेस का, जिस कॉम्पेंसेशन का लायबल है, सो उसको उस रेवेन्यू देना चाहिए, उसको उस रेम्यूनरेशन उसको देना चाहिए। देन सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर डिसीजन मेकिंग पावर अगर कुछ व्यक्ति के पास रहता है, पावर कुछ व्यक्ति के पास रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। अगर पावर को डिवाइड किया जाएगा, डिसीजन को डिवाइड किया जाएगा, हर कोई डिसीजन ले सकता है, और मैनेजमेंट अगर दूसरे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर अपने डिसीजन में शामिल करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑपोजिट टू सेंट्रलाइजेशन, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। देन स्केलर चेन, हर एक वर्कर, हर एक सबऑर्डिनेट जो कि नीचे काम करता है, हर एक सुपीरियर जो कि अपर में काम करता है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशन है वो क्या है, एक स्केलर चेन प्रिंसिपल से जुड़ा है। स्केलर चेन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, एवरी सुपीरियर हैव सबऑर्डिनेट एंड एवरी सबऑर्डिनेट हैज सुपीरियर। हर कोई के पास कोई ना कोई सुपीरियर होगा, कोई ना कोई सबऑर्डिनेट होगा, एंड दे आर अटैच्ड लाइक ए चेन। उसे क्या बोलेंगे, स्केलर चेन बोलेंगे। देन ऑर्डर, so what is order? So material order and personal order, all the resources like material has to be ordered properly, has to be the human resources should be ordered properly, they have to place properly, they have to, whenever there is required any kind of human resource or material resource, they have to be ordered and they have to placed as per the need. Then equity, equity मतलब यहाँ पे क्या है, हर एक को यूनिटी में देखना है, हर एक को सेम में देखना है, हर एक को जस्टिफाई मैनर में देखना है, ऑनेस्टी में देखना है, उसे क्या बोलते हैं, समानता, इक्विटी। देन स्टेबिलिटी ऑफ टीन्योर पर्सनल, जब कभी भी कोई भी एम्प्लॉय और वर्कर काम करता है, हम बोलते हैं क्या, वो लॉन्गर पीरियड कंटिन्यू करेगा, वो एक लार्ज पीरियड के लिए काम करेगा। सो उसका जो वर्क है, उसका जो टाइम पीरियड है क्या, स्टेबल है। देन इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब हर कोई अपने तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, काम को करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लाना चाहिए अपने वर्क में, उसे क्या बोलेंगे, इनिशिएटिव। देन एस्पिरिट डी क्रॉप्स, एस्पिरिट डी क्रॉप मींस क्या है, दैट इज टीम स्पिरिट, एवरी वर्कर हैज टू वर्क लाइक ए टीम रादर देन इंडिविजुअल, बिकॉज वी नो दैट अगर हम मिले, जो 5 अंगूठे अगर मिलते हैं तो अच्छा उसका काम होता है। इसलिए कोई भी यूनिटी होगा तो कोई भी उस यूनिटी को तोड़ नहीं पाएगा, इसलिए यूनिटी जरूरी है, टीम स्पिरिट जरूरी है एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। ये सारे क्या है, ये 14 मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल है।
देन रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जो मैनेजर का रोल क्या है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रोल, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजन रोल, तीन रोल है। इंटरपर्सनल रोल में क्या आएगा, वो फिगर हेड की तरह काम करता है। मेन मतलब क्या है, एक हेड की तरह काम करेगा कौन, एक मैनेजर। देन लीडर की तरह काम करेगा जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा। देन लाइजन मीन्स व्हाट, नॉट ओनली ही इज कनेक्टिंग द इनसाइड पीपल बट आल्सो ही इज हैविंग द स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, वो दूसरे लोगों से नेटवर्क बढ़ाएगा। उस टाइम में, उस इंटरपर्सनल रोल में हम इसे क्या बोलते हैं, लाइजन रोल बोल सकते हैं। देन इंफॉर्मेशनल रोल का मतलब क्या है, वो क्या करेगा, ही हैज टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो वो मैनेजर क्या होगा, डिफरेंट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। देन डिसेमिनेटर का मतलब क्या है, वो इंफॉर्मेशन पास करेगा दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे वर्कर के लिए, अपने सबऑर्डिनेट को। देन स्पोक्समैन का मतलब क्या है, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। he has to the manager क्या होगा, outside of the organization also he has to communicate whatever the messages also, what are the informations also। देन डिसीजन रोल, सो इस रोल में जो कि मैनेजर है एंटरप्रेन्योर का रोल अदा करेगा, जो कि हमेशा क्रिएटिविटी और नया नया आइडिया लेके आएगा। देन डिस्टरबेंस हैंडलर, जो कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए वो काम करेगा, जो कि मैनेजर। देन रिसोर्स एलोकेटर, जो कि सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगा मैनेजर। देन नेगोशिएटर, manager has to negotiate in important matters concerning the organization, whatever the important decision, important matters arises inside the organization, he has to take the initiative for solving the problem, this is known as negotiator। so interpersonal role हो सकता है, information role हो सकता है and decision role हो सकता है एक मैनेजर का। उसके बाद मैनेजमेंट का स्किल क्या है। सो मैनेजमेंट का स्किल तीन प्रकार के हैं, जो कि कंसेप्चुअल स्किल है, टेक्निकल स्किल है एंड क्या है, ह्यूमन रिलेशन स्किल है। मैनेजमेंट का कंसेप्चुअल स्किल क्या है, जिस सोच से आदमी सोचता है, एक आदमी सोचता है, उससे हटके सोचने का कौन मैनेजर सोचेगा। something you analyze a particular thing logically, you have to analyze something differently in logical manner। अगर मैनेजर एक चीज को सोचेगा, उसे उस सोच होना उसके पास जरूरी है, उस थिंकिंग प्रोसेस होना जरूरी है उसके पास, उससे क्या बोलेंगे, कंसेप्चुअल स्किल बोलेंगे। नेक्स्ट टेक्निकल स्किल, हर एक मैनेजर के लिए क्या चीज होना चाहिए, टेक्निकल, ही शुड हैव द टेक्निकल नॉलेज, मैकेनिकल नॉलेज को उसके पास होना जरूरी है। देन ह्यूमन रिलेशन स्किल, ह्यूमन रिलेशन का स्किल का मतलब क्या है, ही हैज टू डेवलप सर्टेन स्किल्स like talking with the people, motivating the other, he has to develop such a kind of thing, solving the problem, solving the matters। so this kind of human relation skills also required, इस टाइप का जो ह्यूमन रिलेशन स्किल भी बहुत जरूरी है एक मैनेजर के लिए। सो हम बोल सकते हैं कंसेप्चुअल स्किल जरूरी है, देन टेक्निकल स्किल जरूरी है एंड ह्यूमन रिलेशन स्किल जरूरी है। ये सब क्या आया, ये सब आपका जो हमारे जो मैनेजर का जो है वो रोल में आ गया, रोल एंड स्किल्स में आ गया। सो ह्यूमन स्किल्स बोल सकते हैं और टेक्निकल स्किल्स बोल सकते हैं, देन कंसेप्चुअल स्किल, ये तीनों स्किल्स जो कि एक मैनेजर के पास होना जरूरी है। देन साइंटिफिक मैनेजमेंट, सो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था, जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट उसे बोलते हैं, जो इनके थियरी को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को। साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब। साइंस, ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो क्या बोलते हैं ना, ये क्या है, साइंटिफिक है, ये साइंस है, ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, ये कोई हाफाजर नहीं है, ये कोई ट्रायल एंड एरर नहीं है, ये क्या है, एक साइंस है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। देन हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी मींस यूनिफॉर्मिटी, देयर इज ए यूनिफॉर्मिटी इज देयर, देयर इज ए togetherness is there, there is not a conflict of interest is there, there is no such rejection, there is a acceptance is there, so that's why it is harmony also। then cooperation not individualism, so हर एक कोऑपरेट करेगा, हर एक काम के लिए हर वर्कर, हर कोई वर्कर क्या करेगा, काम करेगा एक कोऑपरेट करके, नॉट इंडिविजुअलिज्म, दे शुड वर्क इन ए सिस्टम रादर देन दे शुड वर्क एज ए पर्सन। then development of each and every person to his her greatest efficiency, so
जिस वर्कर का जितना एफिशिएंसी है वो अपने एफिशिएंसी के मुताबिक क्या करेगा, आउटपुट देगा और कंट्रीब्यूशन करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, देन मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। सो मैक्सिमम मींस हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट, जितना हो सके ऑर्गेनाइजेशन उतना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए। देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन, देयर इज नो सच लिमिटेशन। देन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक क्या है? वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में कौन सा प्रोसेस देके एक काम, एक प्रोसेस होता है और एक वर्क कंप्लीट होता है, एंड कब कौन सा प्रोसेस अच्छा नहीं है, कौन सा प्रोसेस हटाने से भी चलेगा, कौन सा प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस निकाल देना चाहिए। सो दैट इज द वर्क स्टडी, दैट इज द टेक्निक इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। देन डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब क्या है? एक वर्क को के लिए एक फोरमैनशिप, जो स्पेशलाइज वर्क के लिए जो डिफरेंट वर्कर से डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट फॉर्मेन को यूज करने को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल फॉर्मेन। हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंट फॉर्मेन को होना जरूरी है। Standardization of tools and equipment. After that, there is a standardization tool. What are the tools you are using in the work? That has to be what standardized. Standardized होना चाहिए। टूल्स, जो टूल यूज करके वर्कर और सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉय काम करता है, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। देन साइंटिफिक सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। जब कभी भी हम कोई भी कैंडिडेट को, कोई भी एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं या प्लेसमेंट देते हैं उसको, वो हमें साइंटिफिकली चूज करना है। देन इंट्रोड्यूसिंग ए कॉस्टिंग सिस्टम। वी हैव टू इंट्रोड्यूस ए कॉस्टिंग, हमें कॉस्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है। हम एक कॉस्टिंग सिस्टम यूज करने से कितना कंट्रीब्यूट होता है, कितना खर्चा होता है, कितना बेनिफिट मिलता है, वो सब हमको मालूम पड़ेगा, और कौन सा कॉस्ट होता है हमें मालूम पड़ेगा। देन मेंटल रिवॉल्यूशन। इन दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट there is a complete change in the mindset of the particular workers. They feel the belongingness. वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो मेंटल चेंज होगा, अच्छी तरह चेंज होगा, पॉजिटिव आउटलुक आएगा वर्कर के लिए। सो देयर इज अ ग्रेट मेंटल रिवॉल्यूशन इन केस ऑफ दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट। Then Max Weber's bureaucracy theory. What is this Max Weber's bureaucracy theory? He is the person, Max Weber, who has coined this particular bureaucracy theory. Bureaucracy मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल है, जो रेगुलेशन है, जिसके पास ऑथोरिटी है, जिसके पास पावर है, वो सब रूल रेगुलेशन पॉलिसी से सब कुछ है। यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप का कोई मायना नहीं रहता, इनफॉर्मल रिलेशनशिप का कोई मायना नहीं रहता, पर्सनल रिलेशनशिप का कोई मायना नहीं रहता। इसलिए ये जो मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है, वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ज्यादा से रूल बेस्ड है, रेगुलेशन बेस्ड है, ज्यादा से ज्यादा क्या है? ऑथोरिटी के द्वारा निर्णायक है, देन पोजीशन के द्वारा डिसाइड है, पावर के द्वारा डिसाइड है। देन 6 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्स वेबर। 6 जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैक्स वेबर का क्या है? ए फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल और हायरार्की होगा, कौन किसके ऊपर होगा, कौन किसके नीचे होगा, ये फॉर्मली डिसाइडेड है, यू कांट चेंज। देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इज देयर, बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, एंड हर सबऑर्डिनेट बॉस को मानना जरूरी है। सो रूल बेस्ड मैनेजमेंट, एवरीथिंग बेस्ड अपॉन रूल्स एंड इफ यू आर डूइंग द मिस्टेक यू हैव टू बी पनिश्ड। अगर तुमने मिस्टेक किया तो तुम्हें पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा, अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हें रिवार्ड मिलेगा। ये सब रूल बेस्ड है। देन फंक्शनल स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो वर्कर जिस स्पेशलाइजेशन में, जिस फंक्शन में स्पेशलाइज है, उस फंक्शन से वो जुड़ा है ताकि उसको वो स्पेशलाइजेशन मिल सके। देन ऑफ फोकस्ड एंड इन फोकस मिशन। ऑफ फोकस मतलब क्या है और इन फोकस का मतलब है? ऑफ फोकस मींस एक्सटर्नल, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू टेक केयर। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, लाइक शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर होते हैं, डिवेंचर होल्डर होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सर्व फॉर देम, एंड आल्सो
the organization has to solve for the organization own profit making objective also. So that is known as in focus mission. Then impersonal, there is no such personal relationship. यहाँ पे personal, तुम भाई हो मेरा, तुम बहन हो, तुम मेरा फ्रेंड हो, ऐसा कुछ सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे हर कोई चीज स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हर कोई चीज रूल बेस्ड है। देन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन। सो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अनुसार ही आपको मिलेगा। So these are all what we discuss about the Max Weber's theory, and also scientific management theory we discuss. Then planning, as we discussed, the first and foremost important things in the management function is all about planning. Planning जो सबसे अहम है and first and beginning and the foundation stone of any kind of management function is what? Planning. एंड प्लानिंग क्या बोलते हैं, कैसे किया जाएगा एक चीज, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, बाय whom to do, and who is going to do, so that the work can be done as per the plan, and so that all the workers can achieve the particular objective effectively and efficiently. ओके उसे क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। देन प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लानिंग का प्रोसेस। सो पहले क्या आएगा, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्रॉफिट कमाना, या इतना सेल्स टारगेट पूरा करना, इतना टर्नओवर पूरा करना, यू हैव टू सेट द टारगेट इन ए प्लानिंग प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज यू हैव टू सेट द टारगेट। कभी भी हम कोई भी प्लान करते हैं तो हम अपना पहला ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करता है, अपना प्लान को सेट करता है। उसी तरह उसके बाद डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या है, अगर फ्यूचर में कुछ भी चेंज हुआ, सो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सिचुएशन, द प्लानिंग इज मेड टू एडजस्ट द सिचुएशन। सो उसे क्या बोलते हैं, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। मींस व्हाट आर द फ्यूचर थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन, योर planning is quite adjusted with that one. So उसे क्या बोलते हैं, developing planning premises. Then identifying alternative course of action. You have to identify what are the alternatives available for your objective, for your planning. Then evaluating alternative course of action. आप different alternative को आप आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करोगे, उसे इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएट करने के बाद कैसे इवैल्यूएट करोगे, किसका बेनिफिट ज्यादा है, किसका कॉस्ट कम है, किसका बेनिफिट ज्यादा है। उसी तरह आप तरह तरह अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करने के बाद आप एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करोगे। सो सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। देन इंप्लीमेंटिंग द प्लान, उस प्लान को आप क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। एंड यू हैव टू टेक फॉलो ऑफ योर एक्शन। फॉलो ऑफ एक्शन मींस तमाम रिसोर्सेज को आप यूज करोगे और उस प्लान के मुताबिक आप काम करोगे। ये सब क्या गया, प्लानिंग के प्रोसेस का डिफरेंट स्टेप्स है। देन एमबीओ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अगर मैं बोलूं तो सीधी बात से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है, तुमको क्या टारगेट दिया गया है, तुमने एक्चुअली क्या अचीव किया, उन दोनों में जो फर्क है उसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सो हर एक वर्कर को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा एंड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी होगा। सो कैसे तुम उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव पूरा करते हो अपने ऑब्जेक्टिव से, उसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स फॉर द एम्प्लॉइज टू सो दैट दे नो व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू एट द वर्क प्लेस। हर एक एम्प्लॉय के लिए जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो पहले से ही डिफाइन होगा वर्क प्लेस में, और उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, उसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जिसमें एक एम्प्लॉय का क्या रोल है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसका जो प्लान है, उसका जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्लियरली डिफाइन होगा पहले से। उसे क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। सो एमबीओ का प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले वो स्टार्ट होगा, डिटरमाइन और रिवाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को डिसाइड होगा पहले, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है तमाम एम्प्लॉय को उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा, उनको ट्रांसमिट होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को एम्प्लॉय को। उसके बाद स्टिमुलेट पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन द डिटरमाइन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट करेंगे फॉर गेटिंग दैट ऑब्जेक्टिव टू बी कंप्लीटेड।
देन मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उन दोनों में क्या अंतर है। ओके, मॉनिटर किया जाएगा। इवैल्यूएट एंड रिवार्ड अचीवमेंट, जो अच्छा परफॉर्म करेगा। तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उन दोनों में ज्यादा फर्क है या कम फर्क है। तुम कितना अपना प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, और व्हाट इज द प्लान सेट फॉर यू, व्हाट इज द टारगेट बीइंग सेट फॉर यू, एंड हाउ मच you accomplish your target objective। तुम्हारा actually what you achieve and what is the target being decided, उन दोनों में ज्यादा अंतर है या कम अंतर है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, अच्छा एफिशिएंसी दिखाओगे, नहीं तो क्या मिलेगा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। इसको ये क्या आएगा, इवैल्यूएट एंड रिवार्ड ऑफ अचीवमेंट में आएगा। देन डिसीजन मेकिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हैं। क्योंकि डिफरेंट अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल होता है, और हम एक बेस्ट एंड सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। पहले हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, और उस प्रॉब्लम से जुड़े जो जितने सारे इंफॉर्मेशन है हम गैदर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हम वेट देंगे। वेट देने के बाद हम क्या करेंगे, अपना डिसीजन लेंगे। एंड वी हैव टू रिव्यू द डिसीजन, बिकॉज हम एक दिन में, और एक मैनेजर तरह तरह के डिसीजन लेता है। वंस डिसीजन वो ले लेगा तो उसको रिव्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या है, हमेशा एक जो अल्टरनेटिव अवेलेबल होगा एक मैनेजर के पास, वो कैसे तमाम अल्टरनेटिव से वो तमाम रिसोर्सेस यूज करके वो बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे चूज करता है, उसे क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। जैसे हम एक प्लांट को रिप्लेस करेंगे, एक मशीनरी को रिप्लेस करेंगे, तो कैसे रिप्लेस करेंगे, क्या ये प्लांट सही है, ये मशीन सही है, कौन सा प्लांट सही है, कैसे पता जाएगा। सो उस प्लांट के डिफरेंट टाइप होंगे। हमें सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, सारे डाटा चाहिए। हम इवैल्यूएट करेंगे उसका कॉस्ट के हिसाब से, उसका रेवेन्यू के हिसाब से, उसका प्रॉफिट के हिसाब से, और हम कंपैरिजन करके जो कि बेस्ट अल्टरनेटिव है उसे हम चूज करेंगे। सो उसे क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवीजन सेक्शन। व्हाट इज द फ्रॉम माय बिगिनिंग क्लास टू टेल दैट व्हाट आर द थिंग्स आई टोल्ड। मैंने आपको समझ में आने के लिए आपको हिंदी में बोला ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली।